नमस्कार दोस्तों अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे इंडियन हॉर्टिकल्चर सिनेरियो के बारे में, इंडिया के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो जो पार्ट 1 था वो वर्ल्ड सिनेरियो के ऊपर था कि वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ में ऑक्शन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का कैसे होता है, कौन कौन सी मार्केट हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और कैसे वहाँ बिजनेस होता है। तो आज मैं बात करूँगा अपने देश के ऊपर, अपने भारतवर्ष के ऊपर। आज का मेरा टॉपिक है वाई सफल फ्रूट एंड वेजिटेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मार्केट फेल्ड। भारत के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था पहली इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मार्केट का बेंगलोर के अंदर, वो फेल क्यों हुआ। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि मैं भी कुछ उन फॉर्च्यून लोगों में से था जिन्होंने इस मार्केट में फ्रॉम द डे 1 सिंस इट्स इंसेप्शन ज्वाइन किया था। और वहाँ 4-5 साल काम करने के बाद जब मुझे लगा कि ये मार्केट क्लिक नहीं हो रही है, इस मार्केट का कोई फ्यूचर नहीं है और इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होने वाला, मैंने वह जॉब छोड़ दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस मार्केट का क्या सीन है, क्या ये मार्केट बंद हो गई, क्या अभी भी चल रही है, इस मार्केट को गवर्नमेंट ने क्यों शुरू किया, क्या पर्पस था, क्या क्या फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई थी और क्या रीजंस थे इसके फेल होने के, और अगर क्या किया जाता ये मार्केट सक्सेस हो जाती। इसी पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारतवर्ष दुनिया से 100 साल से ज़्यादा पीछे है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भारत 100 साल पीछे है। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, वो हमसे काफ़ी आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हैंडलिंग में, ऑक्शनिंग में, ऑपरेशंस में, वो हमसे बहुत आगे हैं। और हम 75 साल इंडिपेंडेंस के होने के बाद भी अभी वहीं के वहीं हैं। पिछले कुछ सालों में मैं ये नहीं कहता कि कुछ तरक्की नहीं हुई, काफ़ी तरक्की हुई है, काफ़ी सीन बदल रहे हैं, कोल्ड चेन भी धीरे धीरे शुरू हो रही है, फार्मर्स एडवांस टेक्निक यूज़ करने लगे हैं और काफ़ी इंपोर्टेड फ्रूट्स वेजिटेबल की वैरायटीज़ भी इंडिया में ग्रो होने लगी हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मार्केट 1902 में हॉलैंड में स्टार्ट हुई थी और भारतवर्ष में 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के थ्रू बेंगलोर में इस मार्केट का स्टार्ट किया गया, जो कि उस वक्त 150 करोड़ की लागत में बनी थी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप एक अलग मार्केट सिस्टम क्रिएट कीजिए जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट से अलग होगा और यूनिक होगा, और प्रोड्यूसर्स को और बायर्स को इंटीग्रेट कीजिए। एनडीडी ने वैसा ही किया। प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, सोसाइटीज बनाई गई, कलेक्शन सेंटर खोले गए, मार्केट का निर्माण हुआ, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए और पूरी तैयार की गई। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस मार्केट को
1600 टन पर डे कैपेसिटी के लिए बनाया गया था, वो मार्केट मुश्किल से 20 से 30% कैपेसिटी पर ही काम कर पाई स्टार्ट होने के 4-5 साल के अंदर। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। मैंने वहाँ पर ऑक्शन में 800 टन तक प्रोड्यूस ऑक्शन करते हुए देखा है, लेकिन जब वो ऑक्शन होता था तो बायर्स नहीं होते थे और उसमें से आधे से ज़्यादा प्रोड्यूस बच जाता था, जो कि फ्रेश प्रोड्यूस होता था, अगले दिन रोक नहीं सकते थे, वो दूसरी मार्केट्स में फॉरवर्ड किया जाता था बिक्री के लिए और फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता था। सो दोस्तों, ये जो मार्केट स्टार्ट की गई, इसका क्या पर्पस था? इसका मेन पर्पस जो गवर्नमेंट की तरफ से था वो था कि प्रोड्यूसर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो उनको प्रमोट किया जाए, फार्मर्स कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन किया जाए, कंज्यूमर को सॉर्टेड ग्रेडेड प्रोड्यूस रीजनेबल प्राइस पे उपलब्ध कराया जाए और ट्रांसपेरेंट ऑक्शनिंग सिस्टम दिया जाए जिसमें कि किसी तरह की माल प्रैक्टिस ना हो और बिना किसी माल प्रैक्टिस के सही वेट में, सही दाम पे और सही रेट पर जो बायर्स हैं उनको प्रोड्यूस मिले, सॉर्टेड ग्रेडेड क्वालिटी का प्रोड्यूस मिले और लोगों को, बायर्स को या जो उस मार्केट में डील कर रहे हैं उनको क्लीन और नीट और हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिले। जो लोग इस मार्केट को जिन्होंने देखा वो ये मानते हैं कि ये अगर बाहर से इस मार्केट को देखा जाए तो वो मार्केट लगती ही नहीं थी। बाहर से ऐसा लगता था कोई आईटी कंपनी है। इट वॉज सो क्लीन, नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी थी, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी थी, जो कि हिंदुस्तान में एक मार्केट के अंदर मिलना आसान नहीं है। पहली फैसिलिटी थी इस मार्केट के अंदर कि यहाँ पर 2 बड़े एयर कंडीशन हॉल थे, जो कि एक फ्रूट्स के लिए था, एक वेजिटेबल के लिए था, जिसमें फार्मर द्वारा और कलेक्शन सेंटर द्वारा जो प्रोड्यूस आता था उनको स्टोर किया जाता था जब तक ऑक्शन नहीं हो जाता। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट बनाना राइपनिंग फैसिलिटीज थी। इसके 5 चैम्बर थे और रोजाना 50 टन राइप बनाना ऑक्शन के लिए अवेलेबल होता था। जैसा आप जानते हैं कि बनाना राइपनिंग साइकिल 5 दिन की है, तो हर चैम्बर में रोजाना 50 टन बनाना डाला जाता था और एंड ऑफ द 5th डे वो चैम्बर खुलने शुरू होते थे और रोजाना 50 मीट्रिक टन बनाना, राइप बनाना उपलब्ध होता था। इसके अलावा 10,000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज था, जिसके 5-6 चैम्बर थे, 1000 मीट्रिक टन के, 500 मीट्रिक टन के, जिसमें कि कोई भी बायर, कोई भी फॉरवर्डर वहाँ कुछ भी अपना माल रखता सकता। कोई आलू रखता था, कोई फ्रूट्स रखता था, और वो इसीलिए बनाए गए थे कि लोग वहाँ पर माल आके स्टोर करें और स्टोरेज से निकाल के ऑक्शन में पेश करें। इसके अलावा 3 एयर कंडीशन ऑक्शन थिएटर थे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स लगी हुई थी, जिसमें बायर्स अपनी सीट पर बैठ करके इलेक्ट्रॉनिकली बटन दबा करके वो जिस प्राइस पे माल खरीदना चाहता है, बटन दबा करके वो जो क्वांटिटी लेना चाहता है वो प्रेस कर सकता है। वहाँ ऑक्शन करने के लिए ऑक्शन मैनेजर भी था, जिसको अपने स्पीकर से बोल करके जितनी क्वांटिटी है वो अपना डिसाइड रख सकता है।
वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाई गई थी वो डच सिस्टम से बनी थी, जिसमें प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से स्टार्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टमाटो का ऑक्शन होना है, टमाटो आज उस मार्केट में सपोज 50 टन टमाटो आया, और अगर बायर्स जो खरीदने वाले बैठे हैं उनको लगता है कि ये टमाटो कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, ये कम पड़ जाएगा, तो वो ज़्यादा प्राइस में खरीदने को तैयार होते थे। तो बेस प्राइस था, मान लीजिए 10 रुपये से ऑप्शन शुरू होता था, जो कि उसका कॉस्ट प्राइस होता था, और उस प्राइस से स्टार्ट होने पर क्लॉक चलती थी, और एक पूरा चक्कर काटने पर 1 रुपया होता था। वो क्लॉक घूमने लगती थी और धीरे धीरे प्राइस बढ़ता जाता था। वो ऑप्शन क्लॉक के ऊपर नजर आ जाता था बायर्स को। जैसे ही बायर्स को लगता था कि ये प्राइस मेरे लिए सूटेबल है, वो बटन क्लिक करता था और घड़ी रुक जाती थी, और उस प्राइस पे वो क्वांटिटी अपनी ईयर मार्क करता था, मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, उस प्राइस पर उसकी क्वांटिटी सेफ रख दी जाती थी। फिर दोबारा ऑप्शन शुरू होता था। तो ये प्रोसेस था डच क्लॉक का, जो ऑप्शन थिएटर्स में था। इसके अलावा इस मार्केट में 100 शॉप्स थी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। पर्पस ये था कि ऑक्शन में खरीदने के बाद जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो वहाँ से रिटेलिंग करेंगे या उस माल को पैक करके फॉरवर्ड करेंगे दूसरे सिटीज़ में। तो वो फैसिलिटेट करने के लिए 100 शॉप्स बनाई गई थी। इसके अलावा सेपरेट शेड था जहाँ पोटैटो और अनियन का ऑप्शन होता था। इसके अलावा सभी तरह की यूटिलिटीज़ थी, कैंटीन्स थी, 2 बड़े बैंक थे। ये सारी फैसिलिटीज़ जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती, इस मार्केट में प्रोवाइड की गई थी। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये मार्केट अगर सक्सेस हो जाती तो इंडिया का भविष्य बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो होलसेलर्स हैं, बायर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते। सो शुरू में ये मार्केट जो है 100 फार्मर्स एसोसिएशन क्रिएट की गई, 20,000 ग्रोअर्स को इससे लिंक किया गया, और ये मार्केट एक तरह से एक रिवोल्यूशन था। अगर ये मार्केट सक्सेस हो जाती तो इंडिया का एक पूरे वर्ल्ड में नाम होता, एक इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का, हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कायाकल्प हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ विजिट करने आते थे, काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल के लीडर्स वहाँ विजिट करने आए, और सबका एक ही एम था कि इस मार्केट को स्टडी करें, देखें, और अपने स्टेट में इसी तरह की मार्केट खोलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन दें। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाया। ये मार्केट फेल हो गई, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? कई लोगों के दिमाग में अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा वहाँ, तो कुछ जो रीजंस मुझे नज़र आए वो मैं आपको गिनवा देता हूँ कि ये मार्केट क्यों फेल हुई। दोस्तों, मेरे असेसमेंट के हिसाब से पहला रीज़न था जो होलसेलर और जो कमीशन एजेंट थे, उन्होंने इस मार्केट को एक थ्रेट समझा। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह की मार्केट हमारे देश में आ गई तो उनका जो धंधा चल रहा है कई सालों से, उनके पुरखे, उनके बाप दादा के ज़माने से जो बिजनेस चल रहा है, वो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो ठान के बैठे थे, वो सोच के बैठे थे कि इस मार्केट को सक्सेसफुल नहीं होने देना है। उन्होंने सब ने यूनिटी कर ली थी कि इस मार्केट में कोई नहीं जाएगा। तो जो लोग ऑक्शन में आते भी थे
वो सब छोटे छोटे रिटेलर होते थे जो कि 10 बोरी, 20 बोरी, 10 क्रेट, 20 क्रेट ऑप्शन में खरीदते थे और आगे रिटेलर्स को देते थे, जिसको आप कह सकते हैं सेमी होलसेलर टाइप के लोग। और वो लोग भी बहुत चालाक थे। वो लोग सवेरे जब एग्जिस्टिंग मार्केट्स जो वहाँ थी बेंगलोर में, वहाँ के ऑप्शन में जाते थे, देखते थे कि वहाँ क्या प्राइस है और हमारा प्राइस कंपेयर करते थे। और क्योंकि ऑक्शन इस मार्केट में भी उसी टाइम होता था जिस टाइम एग्जिस्टिंग मार्केट में होता है, सुबह 4 बजे 5 बजे, तो उनका एक आदमी इस इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मार्केट में होता था और एक एग्जिस्टिंग मार्केट में होता था, और वो फ़ोन में आपस में बात कर लेते थे कि भाई इस कमेटी का प्राइस क्या है। तो अगर उनको लगता था इस इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मार्केट में प्राइस उस मार्केट से कम है और अच्छी क्वालिटी है, तो वो यहाँ खरीद लेते थे। और जो आइटम वहाँ उनको सस्ता मिलता था वो वहाँ खरीद लेते थे। तो इस तरह ये बिजनेस कुछ दिनों तक चलता रहा। इसके अलावा दूसरा जो कारण मुझे समझ में आया वो ये था कि दे वर नॉट अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन प्रोड्यूस। सभी होलसेलर ट्रेडर्स का कहना था कि आप हमारा जो अपना प्रोड्यूस है उसको भी इस मार्केट में लाने दें, क्योंकि उनका अपने फार्मर के साथ कई वर्षों का लिंक है, वो उसको तोड़ नहीं सकते। अगर वो उनसे लेना बंद कर देंगे तो उनका वो लिंक टूट जाएगा, तो वो लिंक तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आप हमारे प्रोड्यूस को भी इस मार्केट में आने दें। इस मार्केट में हम अपने लिंक से प्रोड्यूस लाएंगे, आप उसका भी ऑप्शन करिए, और आप जो प्रोड्यूस ला रहे हैं सॉर्टेड डेटा उसका भी ऑप्शन करिए। लेट द बायर डिसाइड if they are interested in our produce which is unsorted or in traditional packs, or the produce which is bought by the market or by the farmer associations, sorted it, produced in the crate, whether they are interested in that. So let the buyer decide. जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ एक फेयर डिमांड थी, जो हमें पूरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तीसरा रीजन जो मेरे हिसाब से है वो ये था कि the wholesalers or traders were not allotted shop in the market as per their terms. वो चाहते थे कि जिस तरह एग्जिस्टिंग मार्केट्स में उनको शॉप मिल जाती हैं और वो शॉप मिलने के बाद उस पर उनकी पूरी मलकियत होती है, उनको लीज मिल जाती है 100 साल के लिए या लंबे समय के लिए, और वहाँ अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे मर्जी काम करें। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं था। काफ़ी टर्म्स थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट टर्म्स थे जो कि उनको फॉलो करने थे, और शॉप्स जो है लंबे समय तक ना मिल करके एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दी जाती थी, जिसके लिए वो होलसेलर्स और ट्रेडर्स एग्री नहीं थे। तो वो शॉप अपनी टर्म्स के हिसाब से वहाँ लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ शॉप 100 की 100 शॉप्स 3-4 साल तक बंद रहीं और किसी को अलॉट नहीं की गई। अगला जो पॉइंट मेरी समझ में आता है कि ये जो बायर्स थे ये जनरली बिजनेस क्रेडिट में करते हैं। ये जो माल इनके पास आता है वो बिक्री होने के बाद फार्मर्स को जो पैसा देते हैं वो काफ़ी दिनों बाद देते हैं, और फार्मर ने उनसे जो लोन लिया होता है उसको काट पीट करके उसको पैसा वापस करते थे, यानी उनका क्रेडिट में बिजनेस चलता था। लेकिन इस मार्केट के अंदर उनको सबसे पहले पैसा जमा करना पड़ता था। जितना भी क्वांटिटी वो ऑक्शन में खरीदना चाहते हैं उतना उनको पैसा जमा करना पड़ता था, कैश जमा करना पड़ता था या बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ता था, जो उनको ठीक नहीं लगा और वो इसके लिए राजी नहीं थे। इसके अलावा जो एक और रीज़न था कि वो बायर्स कहते थे कि हम जब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, हमें ट्रक लोड चाहिए, हमें 2 ट्रक प्याज चाहिए, 2 ट्रक टमाटो चाहिए, वो हम नहीं खरीद सकते, हमें हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं मिलती है। ये उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी।
और वो बोलते थे कि हमारे जब लिंक से माल आता है, हमारे फार्मर से माल आता है, तो 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी टमाटो की आती हैं, वो सब हम बेचते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ माल कम होता है। तो बेसिकली चिकन और एग की स्टोरी थी कि पहले बायर्स आए, फिर प्रोड्यूस मार्केट में ज़्यादा लाया जाए, या पहले प्रोड्यूस ज़्यादा लाया जाए फिर बायर्स आए। तो इस वजह से बहुत ही असमंजस की स्थिति थी, और काफ़ी बार ऐसा होता था कि काफ़ी प्रोड्यूस आ जाता था। जब 600 700 टन 800 टन प्रोड्यूस ऑक्शन होता था, उस वक्त मुश्किल से 100-200 टन ऑक्शन होता था, 300 टन ऑक्शन होता था, और बाकी प्रोड्यूस बच जाता था, जिसको फ्रेशनेस खत्म होने की वजह से उसी दिन बाकी मार्केट्स में फॉरवर्ड किया जाता था, जहाँ पे उसका औना पौना दाम मिलता था, कम दाम मिलता था, और फार्मर्स को, फार्मर एसोसिएशन को लॉस होता था। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न था। और असली एक और रीज़न था इसके अलावा कि जो बायर्स थे, जो होलसेलर थे, ट्रेडर्स थे, वो अपनी एग्जिस्टिंग जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कहते थे हम 2 जगह कैसे आए, सेम टाइम में आपका ऑक्शन हो रहा है, सेम टाइम में हमारी मार्केट चल रही है, तो वी कैन नॉट कम इन 2 प्लेसेस, इधर भी आए उधर भी जाएं। तो उनके लिए एक मुसीबत का काम था, इम्पॉसिबल सा काम था, जिसकी वजह से वो उसमें नहीं आ सकते थे। अगर आते भी थे तो छोटा मोटा क्वांटिटी खरीद करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके डीलिंग करते थे। तो ये रीजंस थे, जहाँ तक मेरी समझ है, इस मार्केट के फेल होने के। मेरे हिसाब से ये मार्केट अगर चलाई जाती, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती, कुछ टर्म्स को चेंज किया जाता, होलसेलर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता, होलसेलर्स की अपने प्रोड्यूस को लाने की डिमांड जो कि काफ़ी जायज़ थी उसको मान लिया जाता, क्योंकि अगर होलसेलर का अपना प्रोड्यूस ऑक्शन के लिए इस मार्केट में आता तो मार्केट की कमाई बढ़ती। मार्केट उनके ऊपर जो भी प्रोड्यूस अंदर आता है उस पर कुछ परसेंटेज फिक्स कर सकती थी कि जो भी प्रोड्यूस अंदर ऑक्शन को आएगा उससे 1% 2% मार्केट रखेगी, तो उससे मार्केट के खर्चे भी निकलते। दुकानों के अलॉटमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट जो गवर्नमेंट ने एनडीटीवी के द्वारा करवाया था वो फेल हो गया। आज ये मार्केट लगभग बंद है, एक वाइट एलिफेंट की तरह खड़ी है। यहाँ जो शॉप्स हैं वो रेंट पे अलॉट कर दी गई हैं। यहाँ जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं वो अपना धंधा करते हैं, कुछ बनाना राइपमेंट करते हैं, वहाँ बेचते हैं, कुछ वहाँ से फॉरवर्डिंग करते हैं। यहाँ का जो कोल्ड स्टोर है 10,000 मीट्रिक टन का, वो रेंट पे दे दिया गया है। कई कंपनियाँ और कई बायर्स उसमें अपना माल रखते हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के अलावा भी उसमें कई तरह के प्रोड्यूस रखे जाते हैं। तो ये सब अभी चल रहा है, लेकिन मार्केट लगभग बंद हो चुकी है। आज मैं सोचता हूँ कि अगर ये मार्केट गवर्नमेंट सेक्टर में ना होकर के किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ होती, अगर कोई बड़ी कंपनी टाटा, बिरला या रिलायंस इस मार्केट को चला रही होती, क्या वो इस मार्केट को फेल होने देती? दोस्तों नहीं। सिर्फ जो फर्क था फ्लेक्सिबिलिटी का था। प्राइवेट कंपनीज अलग तरीके से सोचती हैं, वो रिस्क उठाती हैं, और उन्होंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे हर हाल में सक्सेसफुल होने देना चाहती हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती तो 5-6 साल बाद इस पूरी मार्केट को किसी प्राइवेट कंपनी को भी ऑफर कर सकती थी चलाने के लिए, और काफ़ी इसको चलाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश के एग्रीकल्चर सिस्टम का दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात की
अपने देश के पहली इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मार्केट जो कि सक्सेसफुल नहीं हो गई, जो एक्सपेरिमेंट नहीं चल पाया, उसके बारे में उम्मीद करता हूं कि आपको आज कुछ नई जानकारी इसमें मिली होगी और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में निष्पक्ष होकर के अपनी बात आपसे कही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।